तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा पॉलिटी मेंस का क्लास नंबर 7 है और इस क्लास में हम लोग प्रस्तावना वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रस्तावना के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है इसके बारे में हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन जाने, प्रस्तावना का जो विकास क्रम है उसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद प्रस्तावना में जो जिक्र किया गया है जिन जिन शब्दों का, उसको हम लोग डिटेल से देखें। जैसा कि हम लोग सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन इसकी बात किए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट इसके बारे में जो है वो चर्चा किए, इसको समझे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो तीसरा नंबर जो है, तीसरा पॉइंट आपका समाजवाद के बाद नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर की, उसको हम लोग जाने कि सेक्युलर क्या है क्या नहीं है सो। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपका नेक्स्ट चौथा नंबर पॉइंट जाने कि आपका लोकतंत्रात्मक क्या होता है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक के बाद जो है वो हम लोग गणतंत्र या गणराज्य के बारे में देखें, ये आपका पाँचवा नंबर पॉइंट था। इसके बाद आपका छठा नंबर पॉइंट है वो है आपका न्याय यानी कि जस्टिस, और इसकी जो है चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे यहाँ तक की। तो हम सभी को पता है कि आपका अगर हम लोग बात करें देखें तो ये जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आपका जो है क्रम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस क्रम को आप स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक याद कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा जो आपका समाजवादी है और जो आपका पंथ निरपेक्ष है, इस वर्ड को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। इसके अलावा हमारे प्रस्तावना में देखें तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 तरह का समता का, 2 तरह का बंधुत्व का यानी कि फ्रेटर्निटी का, और अगर बात करें तो 3 तरह का जो है वो अभिव्यक्ति की बात की गई है। यहाँ तक कि जो है वो चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे की जो है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका 7वां नंबर पॉइंट हो जाएगा और वो है आपका स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। स्वतंत्रता को फ्रीडम भी कहा जाता है और इसी को लिबर्टी भी कहा जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोग सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सोवरेन, रिपब्लिक, जस्टिस, यहाँ तक की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समता, उसके बाद आपका फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, इसके अलावा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की गरिमा, इसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना की जो भी उपयोगिता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका 7वां नंबर पॉइंट स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी बोलिए या फिर फ्रीडम बोलिए, दोनों एक ही है। तो बोला जाता है कि यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। तो जब भी हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता की जिक्र जो किया गया है प्रस्तावना में, तो उसका अर्थ होता है नागरिक की स्वतंत्रता से, और स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर में ही किया जाना चाहिए। आपको अधिकार दिया गया है, आपको स्वतंत्रता दी गई है, तो आप उस स्वतंत्रता को संविधान में रहकर ही, संविधान में जो भी लिखित जो भी सीमा है उस लिमिटेशन के भीतर ही आप उस स्वतंत्रता का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर जो है वो प्रदान करता है। आप अगर स्वतंत्र रहिएगा तो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी विकास का मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है, और स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर में ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके आगे देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ यह भी माना जाता है कि नागरिक किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर अमल करे, साथ ही साथ गरिमापूर्ण जीवन पाने का अधिकार भी माना जाता है। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये भी होता है कि जो नागरिक है वो किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, उसके मन में किसी तरह का अगर विचार आ रहा है तो उसको वो कैसे एक्सप्रेस करे। तो विचारों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों पे अमल रखना और अपना जो है वो एक गरिमापूर्ण जीवन जीना, ये सभी आपका स्वतंत्रता कहलाता है, लिबर्टी कहलाता है। इसके बाद देख लीजिए, हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। हम लोग सभी को पता है 1789 में जो है फ्रेंच मतलब कि
आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उसमें जो है फ्रांस की क्रांति में जो है स्वतंत्रता शब्द का सर्वप्रथम यूज किया गया था, और उसी फ्रांसीसी क्रांति से ही हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द लिया गया है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपको पिछले क्लास में ही पता था कि हम लोग जो है वो आपका रूसी क्रांति से भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को ग्रहण किए हैं, फ्रांस की क्रांति से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किए हैं। तो इन सभी को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसको भी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो एक नेक्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी वो है आपका समता। समता बोले तो आपका इक्वालिटी की बात की जा रही है। तो समता क्या है? आपका इक्वालिटी की बात की जा रही है। अब बोला जाता है कि समानता शब्द का अर्थ समाज के किसी भी वर्ण के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। समानता बोलिए, समता बोलिए, दोनों एक ही है। एक होता है समता, एक होता है आपका समानता। ठीक है, समता मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो समता और समानता देखिए क्या होता है, ठीक है ना। तो बोला जाता है कि समानता का अर्थ ये होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति हो। मतलब कि समाज में अगर 50 आदमी रह रहे हैं, 50वां आदमी का वर्ग अलग अलग है, तो ऐसे में किसी भी वर्ग के लिए आप किसी भी तरह का कोई भी विशेषाधिकार उसको नहीं दीजिएगा कि आप इस वर्ग के लिए विशेषाधिकार दे दिए हैं, दूसरे वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिए हैं। तो ये सब समाज में नहीं होना चाहिए। तो समानता शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ग के लिए। साथ ही साथ बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी व्यक्ति के लिए एक जैसा समान अवसर जो है अवसरों का प्रावधान करना चाहिए। यही आपका समता कहलाता है। क्लियर? आगे देख लिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। तो हमारा जो प्रस्तावना है वो भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है, स्थिति की भी और अवसर की भी समानता प्रदान करता है। और इस प्रावधान में समानता के 3 आयाम शामिल किए गए हैं। तो समानता की बात की जा रही थी, इसका 3 आयाम समानता का शामिल किया गया है। तो समता का जो प्रावधान किया गया है संविधान में, संविधान के प्रस्तावना में, तो उसमें समता बोलिए या फिर समानता, दोनों एक ही बात की जा रही है। तो उसमें समानता के 3 आयामों को शामिल किया गया है। वो आयाम कौन कौन से हैं? तो आपका है नागरिक आयाम, राजनीतिक आयाम और आर्थिक है। ठीक है, आगे देखिए। बोला जा रहा है कि कानून के समक्ष समता भारतीय संविधान में दिया गया है, अर्थात पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करके सरकार जो है वो हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाएगी। आर्टिकल 14 से लेके जब हम लोग आर्टिकल 18 की जिक्र करते हैं, जिसमें बोला गया है आपका कि समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, ये है हम लोग का मौलिक अधिकार दिया हुआ है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह करके। तो 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 21 स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में फिर आपका दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इन सभी के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से लेकर 15 क्लॉज 6 तक दिया हुआ है। फिर आपका आता है आर्टिकल 6 आर्टिकल 16, जिसमें आपका बोला जाता है लोक नियोजन में समता। फिर आर्टिकल 16 को क्लॉज 1 से क्लॉज 6 तक डिवाइड किया गया है। फिर आता है आपका आर्टिकल 17, जिसमें बोला जाता है कि अनटचेबिलिटी से सबको छुआछूत जो है अस्पृश्यता को निषेध किया गया है यहाँ पे। फिर आता है आपका आर्टिकल 18, बोला जाता है कि किसी भी तरह का जो है उपाधि नहीं कोई धारण करेगा, मतलब कि उपाधियों का अंत किया गया है, टाइटल्स का। फिर इसको आर्टिकल 18 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह करके इसको भी डिवाइड किया गया है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। तो समता का अधिकार सिंपल याद रख लीजिएगा कि कानून के समक्ष समता भारतीय संविधान में दिया गया है, यानी कि सभी व्यक्ति जो है वो कानून की नज़र में बराबर है। ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा।
और हम लोग जानते हैं कि कभी कभी विधि के समक्ष समता भी दिया हुआ है और विधि का समान संरक्षण भी दिया हुआ है, दोनों कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, कानून के समक्ष समता भारतीय संविधान में दिया गया है, और अर्थात इसका मतलब ये है कि पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करके सरकार हर नागरिकों को क्या करेगा, समान अवसर प्रदान करेगा या फिर उपलब्ध करवाएगा। तो समाज में पहले से जो भी सामाजिक असमानता चल रहा है इन सबको जो है वो समाप्त किया जाएगा, और अब जो है सरकार सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। तो ये हो गया आपका समानता के बारे में आपका डिटेल से। तो समानता का जो वर्ड है और आपका स्वतंत्रता, इन दोनों वर्ड को हम लोग आज की क्लास में समझे हैं। इसके बाद एक और वर्ड आता है आपका, वो है बंधुत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो बोला जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना, और प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करने का उद्देश्य दिया गया है। एक बोला गया है कि व्यक्ति की गरिमा या फिर सम्मान, और दूसरा बोला गया है देश की एकता और अखंडता, ठीक है। तो बंधुत्व का मतलब होता है आपस में भाईचारे की भावना, यही होता है बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी का शाब्दिक अर्थ। लेकिन हमारे प्रस्तावना में जो बंधुत्व शब्द है इसका दो बात यहाँ से निकलता है। बंधुत्व के अंतर्गत दो बातों को शामिल किया जाता है। पहला है कि व्यक्ति की गरिमा और सम्मान, पहला ये है, और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। तो आप व्यक्ति की गरिमा और सम्मान के लिए आपस में भाईचारा बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता के लिए भी अगर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, देश के हित में काम करेंगे, तो ये भी अगर भाईचारे की भावना रखेंगे तो ये भी हमारे देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का ये प्रयास किया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आगे देख लीजिए, जब हम लोग आर्टिकल 51 क्लॉज ए की बात करते हैं जो कि आपका मौलिक कर्तव्य है, पहले तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल आपका 36 तक जो है वो आपका 35 तक जो है वो आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है। अगर आप देखिएगा, शुरू से बता दे रहे हैं हम, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। जब हम लोग भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपका भाग 1 है। उसके बाद आता है आपका भाग 2 जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक आता है। भाग 2 जो कि आपका नागरिकता है। वहीं भाग 3 की बात करें तो आपका आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है, ये आपका भाग 3 है जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। उसके बाद आता है संविधान का भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग DPSP कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होता है और 51 तक जाता है, ये है आपका DPSP। उसके बाद आता है आपका भाग 4A जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 51 क्लॉज ए, और यहाँ पे जो है वो आपका मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो ये बोला जा रहा है, ये जो 51A है ये वाला, ये इसकी बात की जा रही है कि आर्टिकल 51A यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, और इस मौलिक कर्तव्य में बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए जो है बढ़ाने की बात की गई है। तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत बंधुत्व की भावना यानी कि फ्रेटर्निटी की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया है आर्टिकल 51 क्लॉज ए के अंतर्गत, ये बात बोला गया है मौलिक कर्तव्यों में। आगे देखिए, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 51 क्लॉज ए में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत बंधुत्व की भावना बढ़ाने का प्रयास करने का जो है बात किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी संरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो ये आपका संविधान में जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जिन जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है वो आपका शब्द यहाँ पे जाके क्लियर हो जाता है। तो आप एक सीक्वेंस में इसको देख लीजिएगा क्या क्या। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेन, उसके बाद है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, उसके बाद पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, उसके बाद है लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, उसके बाद गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, उसके बाद न्याय यानी कि जस्टिस, फिर है आपका स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, देन है आपका समता यानी कि इक्वालिटी, उसके बाद है आपका बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे जो है आपका प्रस्तावना का महत्व। लेकिन प्रस्तावना का महत्व पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट जान लेते हैं कि जो है आपका व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये क्या होता है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे केवल हम इसको आपको सुना दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप इसको। हम बात कर रहे हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की गरिमा की।
तो के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। क्या बोले हम? तो के.एम. मुंशी के अनुसार ये बोला गया है कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ ये होता है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई करे और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी का सुरक्षित करे, बल्कि उनका मानना ये भी है कि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पवित्र होता है। और प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। व्यक्ति की गरिमा एक तरह से समझिए कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, आपको एकदम सम्मानजनक और जीवन में जो है सम्मानजनक जीवन जीने का आपको अधिकार है। इसके लिए आपको बोलते हैं ना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जब हम लोग आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 का दायरा बहुत बड़ा है। उसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा उसका जो दायरा है उसको और भी व्यापक किया गया है। तो व्यक्ति की गरिमा इसका जो है आपका संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 21, इसको भी याद आप रखिएगा। अब बोला जाता है कि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी पवित्र होता है और अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो आपका अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है, पर्सनैलिटी सबका अलग अलग होता है ना भाई। सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, चीज़ों को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। तो सबको आप एक ही जो है वो तराजू में नहीं तौल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यक्ति की गरिमा। तो यहाँ तक की बात हम लोग समझ गए हैं। फिर आपका जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई, यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसकी बात की गई है। और यहाँ बताया जाता है कि बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हम यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है और ऐसे में भारत की एकता को और अखंडता को बनाए रखना बहुत बड़ा चुनौती था हमारे संविधान सभाओं के सामने, क्योंकि हमारे देश का विभाजन हो भी गया था इसी कारण से। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। सिंपल है, आप मौलिक कर्तव्य में ये जिक्र कर दिया गया है उसमें कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आप अपना जो है वो प्रयास कीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पे एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पहले केवल ना एकता शब्द हमारे प्रस्तावना में था, लेकिन एकता को फिर यहाँ पे रिप्लेस करके मतलब एकता को रहने दिए, इसके अलावा एक और शब्द जोड़ दिए, वो है अखंडता। तो पहले केवल एकता होता था संविधान प्रस्तावना में, अब एकता और अखंडता दोनों आ गया है। तो एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसको आपका डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 51 क्लॉज ए के तहत इसमें जो है वो एक तरह से प्रावधान किया गया है। ये आपका कर्तव्यों के तहत रखा गया है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप समझ गए होंगे तो आप प्रस्तावना के ऊपर जितना भी टर्मिनोलॉजी है आप उसको एक बेहतर तरीके से उसमें आप कीवर्ड तैयार कर ले सकते हैं। ठीक है, इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको एक बेहतर समझ इसमें यहाँ पे विकसित हो जाएगा और उस समझ के आधार पे आप इसको जब आंसर राइटिंग में यूज कीजिएगा तो बहुत ही बेहतर आपका आंसर तैयार होगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कि प्रस्तावना का क्या महत्व है। बार बार हम लोग प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, ये प्रस्तावना क्या है, इसका महत्व क्या है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना का महत्व इसको देखेंगे, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रस्तावना से संबंधित जो भी विवाद है उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित विवाद क्या क्या रहे हैं अभी तक वो जानना है। और ये विवाद 2 ही तरह के हैं। विवाद क्या है? पहला ये विवाद है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या फिर नहीं है, ये विवाद का कारण है। दूसरा विवाद का कारण ये है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, और अगर संशोधन हो सकता है तो कितना संशोधन हो सकता है, पूरे संशोधन हो जाएगा क्या, तो वो यही बात है। तो प्रस्तावना का महत्व देखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित विवाद जानेंगे। और विवाद मेनली 2 है, एक विवाद है कि संविधान का ये भाग है या फिर नहीं है, और दूसरा विवाद कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, अगर होगा तो कितना होगा, ये भी विवाद का कारण है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना का महत्व देखेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग इसको प्रासंगिकता से भी जोड़ेंगे, इसको वर्तमान से भी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्या बोले हैं? प्रस्तावना का महत्व। अब आगे देखिए, तो क्या बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में
उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। तो देखिए, प्रस्तावना में जब हम लोग प्रस्तावना की बात करते हैं तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। तो उन मौलिक दर्शन का और उस मौलिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है जो हमारे संविधान का आधार है। एक तरह से हमारा संविधान का जो बेस है, जिस पे हमारा संविधान टिका हुआ है, उन्हीं मौलिक दर्शन का और उन्हीं मौलिक मूल्यों का जो है वो जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यानी कि जो है प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना जो है वो आपका भारतीय संविधान की आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर किसी काम का नहीं, उसी तरह बिना प्रस्तावना का संविधान किसी का काम का नहीं। तो हमारा संविधान जिस आधार पर टिका हुआ है, उन्हीं आधारों का, उसी मौलिक दर्शन का और उसी मौलिक मूल्यों का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आगे देखिए, यह उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। यानी कि हमारा संविधान क्या अचीव करना चाहता है, उन सभी उद्देश्यों को, उन सभी पर्पस को जो है वो प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। बोला गया कि हमारा जो है संविधान समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जो है इसको सुनिश्चित करना चाहता है। हमारा जो संविधान न्याय को सुनिश्चित करना चाहता है। हमारा संविधान स्वतंत्रता को, समता को, इनको जो है वो सुनिश्चित करना चाहता है। तो उन सभी का जिक्र जो है वो, उन उद्देश्यों का जिक्र जो है वो आपका प्रस्तावना में किया गया है। तो यानी कि प्रस्तावना उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। क्लियर। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि प्रस्तावना उन उद्देश्यों और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को भी स्थापित करता है जिन्हें संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाना है। तो सिंपल सी बात है, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है इनके द्वारा जो है वो आपका जो भी आपका प्रस्तावना का उद्देश्य जो है कि यहाँ पे प्रस्तावना में उन उद्देश्यों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। उन सभी उद्देश्यों को, लक्ष्यों को यहाँ पे जो है वो जिक्र किया गया है। आगे देख लीजिए, संविधान की प्रस्तावना में स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द शामिल है और इस प्रकार यह राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का भी आयाम देता है। तो सिंपल सी बात है, संविधान का जो प्रस्तावना है इसमें कई सारे वर्ड है, जैसे कि स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्ष, और ये सभी जो वर्ड है ये आपका राजनीतिक लोकतंत्र को तो सुनिश्चित करता है, साथ ही साथ ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना को भी ये एक आयाम देता है, उनको भी ये सुनिश्चित करता है। ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, तो बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच उल्लेखित करती है। तो प्रस्तावना ये बतलाता है कि संविधान निर्माताओं का, संविधान जो निर्माताएं हैं, निर्माताओं का, जो भी इसको निर्माण किए हैं निर्माता, उन लोगों का सोच कैसा है उसको ये उल्लेखित करता है प्रस्तावना। और इस प्रकार यह संविधान निर्माताओं के आदर्शों तथा उनकी महत्वाकांक्षाओं का भी उल्लेख करता है। तो संविधान निर्माता जो भी है उनका क्या सोच था और उनकी क्या महत्वाकांक्षा था और उनके आदर्शों को, इन सभी को जो है वो प्रस्तावना बतलाती है। तो ये महत्व है प्रस्तावना का। इसके अलावा बोला जा रहा है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर के शब्दों में बोला जाता है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये सभी कोटेशन भी आपको लिखना चाहिए। तो संविधान निर्माण करने वाला जो संविधान सभा है, उसी संविधान सभा में एक सदस्य थे जिनका नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, जो कि आपके प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, जिनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कर रहे थे। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर जी बोलते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्लियर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लीजिए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य भी थे जिनका नाम है के.एम. मुंशी साहब। उन्होंने भी प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बताया है। तो के.एम. मुंशी साहब बोलते हैं कि जो आपका प्रस्तावना है ये प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का ये भविष्य फल बतलाया है। तो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बतलाया है प्रस्तावना को के.एम. मुंशी साहब ने। इसी प्रकार
संविधान सभा के अन्य सदस्य जिनका नाम है पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब ने भी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए ये जो वर्ड हमेशा है कि संविधान का आत्मा है प्रस्तावना, ये वर्ड जो है वो आपका संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब का है। तो पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब ने ही संविधान की आत्मा का है प्रस्तावना को। ठीक है, आगे देख लीजिए। प्रस्तावना एक ऐसी स्थान है जहां से संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो मूल्यांकन किया जा सकता है मतलब कि पूरे संपूर्ण संविधान को जांचा जा सकता है, जांचा परखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो एकदम ये सभी पूरा प्रस्तावना जो है वो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है पूरे संविधान का कि हमारा संविधान कैसा है कैसा नहीं है, उसका संक्षेप में उसका सार, उसका निष्कर्ष ये है प्रस्तावना। तो बोला जा रहा है कि प्रस्तावना एक ऐसी स्थान है जहाँ से कोई संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हमारा संविधान को जानना है कि हमारा संविधान कैसा है कैसा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, वो केवल हमारे संविधान का जो है प्रस्तावना को ही पढ़ लेना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो है आपका संविधान हमारा कैसा है कैसा नहीं है। तो बस समझे ना, उसको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस वो हमारे संविधान की जो है प्रस्तावना को समझ ले तो वो हमारे देश का जो है संविधान को समझ लेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आपका संविधान का प्रस्तावना का जो महत्व है इसको हम लोग देख चुके हैं। इसमें कुछ किसी व्यक्तियों का जिक्र कर दिए हम लोग, कुछ व्यक्तियों का, और इसके आधार पे हम लोग प्रस्तावना का महत्व देख लिए हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रस्तावना से संबंधित विवाद है, इस विवाद यानी कि ये जो डिस्प्यूट वाला पार्ट है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। डिस्प्यूट जो है वो आपका दो तरह का आपको बताया गया है। पहला कि ये संविधान का भाग है या फिर नहीं है, और दूसरा कि इसमें संशोधन हो सकता है या फिर नहीं, और होगा तो कितना होगा, ये भी विवाद का ही यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देख लीजिए, न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पे प्रस्तावना का महत्व क्या है और प्रस्तावना का प्रासंगिकता क्या है वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पे प्रस्तावना का महत्व एवं प्रस्तावना की प्रासंगिकता यानी कि इसका इम्पोर्टेंस और इसका रिलेवेंसी हम लोग देखेंगे प्रियम्बल का। तो ये हम लोग अलग अलग केसेस में अलग अलग बात जो है बोला गया उसको जानेंगे। तो सबसे पहले एक जो फेमस आपका केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है वो आप जान लीजिए, वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस है 1967 में आया था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में आया था और इसके बारे में देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा था कि एक अधिनियम की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिसे प्राप्त करने का उद्देश्य कानून रखता है। उसी तरह कहा जा सकता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उपदेश और सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है। अर्थात कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का स्रोत जो है वो भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों का विवरण का विचार देती है। सिंपल सी बात है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस था उस केस में उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, वो बोलते हैं कि जो एक अधिनियम है यानी कि एक जो आपका एक्ट है, तो एक अधिनियम की जो प्रस्तावना है उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिसे प्राप्त करने का उद्देश्य कानून रखता है। तो जब आप किसी कानून को देखते होंगे, कानून बनता है तो हर एक कानून बनने से पहले एक उसका प्रस्तावना रखता है। आप अगर कोई बुक पढ़िएगा तो बुक से पहले प्रस्तावना लिखा रहता है जिसमें बताया जाता है कि ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, इस किताब को किस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड किया गया है, ये सभी बातें उसमें लिखी गई रहती है। तो इसी तरह बताया जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं कि एक अधिनियम की जो प्रस्तावना होती है वो उस अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि वो जो अधिनियम बन रहा है, वो जो कानून बन रहा है, उस कानून का पर्पस क्या है वो बतलाता है उसका प्रस्तावना, जिसे कानून के द्वारा हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई कानून बन रहा है तो उस कानून का प्रस्तावना रहेगा, उस प्रस्तावना में उस कानून के बारे में बताया जा रहा है कि इस कानून को लाने से किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये कानून किस लिए लाया जा रहा है, ये सभी बातें जो है वो आपका प्रस्तावना में लिखा रहता है। तो सेम वो जो प्रस्तावना है, अधिनियम का प्रस्तावना, वो उसके कानून का जो उद्देश्य है
लाने के पीछे उस उद्देश्य को बतलाता है। तो सेम उसी तरह हम लोग का जो भारत का जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना है, वो संविधान की बारे में उसके जो लक्ष्य है, उनके जो उद्देश्य है, उनको बतलाने का प्रयास करता है। उनका एक सारगर्भित ये है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए। तो उसी तरह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात बोला जाता है कि जैसे आपका एक अधिनियम की प्रस्तावना उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिसे प्राप्त करने का उद्देश्य कानून रखता है, तो ठीक उसी तरह भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का एक परिचयात्मक वक्तव्य है जो कि संविधान के मार्गदर्शक उपदेश सिद्धांतों और दर्शन को फिक्स करता है, निर्धारित करता है। सिंपल सी बात है। अर्थात ओवरऑल कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का स्रोत ये बतलाता है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है वो बतलाता है, और साथ ही साथ इन उद्देश्यों का विवरण, इन सभी का वो विचार देती है हमारा संविधान का जो है प्रस्तावना। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये था आपका पहला कि गोलकनाथ वाला केस आया। क्लियर है? क्या बोला गया, एक इसका हम सार बता दे रहे सिंपल कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि 1967 में आया था, इसमें बोला कि प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, यह शाश्वत है और यह आपका अपरिवर्तनीय है। सिंपल सी बात है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में बोला कि जो आपका प्रस्तावना है, शुरू में तो बोला कि ये एक अधिनियम की प्रस्तावना, जैसे एक अधिनियम का प्रस्तावना उसके उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिसे प्राप्त करने का उद्देश्य कानून रखता है, तो सेम उसी तरह हमारे भारत का जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो भी हमारे संविधान का एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो कि संविधान के मार्गदर्शक उपदेश सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है। सिंपल सी बात है। ओवरऑल क्या है कि संविधान का एक ये आपका मूल आत्मा है प्रस्तावना, और ये शाश्वत है, यानी कि जैसा है वैसे ही रहेगा, और ये आपका अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो गोलकनाथ ने बोल दिया कि नो चेंज, प्रस्तावना में नो चेंज, ये मूल आत्मा है। क्लियर? ये संविधान का मूल आत्मा है। उसके बाद एक और केस आता है जिसको बोलते हैं भारतीय जीवन क्या बोला गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य वर्सेस कम्युनिज्म एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य के मामले में, इसके भी मामले में न्यायालय बोलता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अभिन्न अंग के रूप में मानता है। यानी कि एक और जो केस आया था आपका भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC वर्सेस कम्युनिज्म एजुकेशन और रिसर्च। तो LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वर्सेस कम्युनिज्म एजुकेशन एंड रिसर्च, इस मामले में बोलता है सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। क्लियर? क्या बोलता है? प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो LIC वर्सेस कम्युनिज्म एजुकेशन एंड रिसर्च में भी बोलता है ये सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। उसके बाद एक और फेमस केस आता है 3rd नंबर, वो है आपका बेरूबारी यूनियन वाद, बोलिए या फिर केस बोलिए, ये आता है। तो बेरूबारी यूनियन वाद, बेरूबारी वर्सेस भारत संघ वाद 1960 में, पहले तो 1967 में, फिर 1960 में, ये सभी आते गया। तो बेरूबारी यूनियन वाद वर्सेस भारत संघ वाद में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, बोले देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। सिंपल है। सबसे पहले 1960 में एगो केस आया जिसको बोलते हैं बेरूबारी यूनियन वर्सेस भारत संघ का वाद। इसमें बोल दिया सुप्रीम कोर्ट कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, और जो प्रस्तावना है वो केवल संविधान के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा। एक उसके लिए एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन जारी करेगा, और एक आपका वे फॉरवर्ड बताएगा, आगे की राह क्या है वो बताएगा। सिंपल सी बात है। और उसमें बोला कि इसमें ये जो है वो संविधान का जो हिस्सा नहीं है 1960 वाले केस में। फिर 1967 में केस आया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस, जो कि 1967 में आया।
1960 में बोला कि संविधान का भाग नहीं है। 1967 में गोरखनाथ केस में बोल दिया कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, भाग ही नहीं बल्कि उसका अभिन्न अंग है, मूल आत्मा है, और ये शाश्वत है, ये आपका अपरिवर्तनीय है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद एक और केस आता है आपका LIC वर्सेस कम्युनिज्म एजुकेशन एंड रिसर्च। इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्लियर। ये तीनों केस में ऐसा हो गया, तीनों केस में ऐसा हुआ। उसके बाद सबसे निर्णायक मत मिलता है आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में, जो कि 1973 में आता है। ये बहुत ही निर्णायक मत है। बोला जाता है कैसे एक सन्यासी व्यक्ति ने पूरा संविधान को बदल दिया, ठीक है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में आया था, इसके बारे में फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो बोला जाता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी निर्णय बदल दिया। पहले आपको बताया था कि बेरुबारी में क्या बोला कि आपका जो कि बेरुबारी जब केस आया था आपका 1960 में, उसमें बोला कि ये संविधान का भाग नहीं है। 67 में बोला ये संविधान का भाग है, देन नो चेंजिंग। केशवानंद भारती में क्या बोला कि जो बेरुबारी में जो निर्णय दिया था यानी कि ये संविधान का भाग नहीं है, उसको बदल दिया। अब बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, और जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, हालांकि संविधान के बुनियादी ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो केस था 1973 में आया, उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट बेरुबारी संघ मामले में जो भी निर्णय दिया था उस निर्णय को बदल दिया। अब बोला कि जो है प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा है, अब प्रस्तावना में चेंजिंग किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, बट जो आपका बुनियादी ढांचा है यानी कि जो आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उस बुनियादी ढांचे को कोई छू भी नहीं सकता है। तो बुनियादी ढांचे को छोड़कर जितना भी प्रावधान है उसको आर्टिकल 368 के तहत आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं, एमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया किसका, तो बुनियादी ढांचे का, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिला दिया गया है, बुनियादी ढांचे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका केशवानंद भारती वाला कहानी था। तो बोला जाता है कि अंततः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों के द्वारा वाद विवाद के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया, और फिर उसके बाद क्या किया गया, इसको बोला गया, यहीं पे आपका बुनियादी ढांचे का भी कॉन्सेप्ट आया। बोला कि इसको फिर 368 के तहत आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। आगे फिर देख लीजिए, बोला जाता है कि बेरुबारी संघ मामले 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि ना तो ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर ये प्रतिबंध लगा सकती है, और यह एक गैर न्यायिक है, अतः इसे न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब उसको संविधान, मतलब कि बेरुबारी संघ मामले में उसको प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना। बोला कि ना ही ये विधायिका को शक्ति देती है किसी भी तरह का, और ना ही उसकी शक्तियों पर ये प्रतिबंध लगा सकती है, इसलिए इसको हम संविधान का भाग नहीं मानेंगे। इसके पश्चात फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला आया 1964 में। तो 1960 के बाद 1964 में एक मामला आता है, यहाँ पे सर नहीं लिखवाएं, आप इसको सुन लीजिए। तो 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला आया था, और उसमें न्यायमूर्ति थे मधोलकर साहब। वो बोलते हैं कि प्रस्तावना के संविधान के अंग ना होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यानाकर्षित किया गया। ठीक है ना, मतलब कि ये भी जो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में 1964 में ये भी बोल दिया कि ये भी आपका प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो 1960 में भाग नहीं है, 64 में बोला भाग नहीं है, लेकिन 67 में बोला कि ये संविधान का मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, गोरखनाथ वाले केस में। और 73 में तो आपका 1973 में केशवानंद भारती वाला केस में तो बोल दिया कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, और ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे का ये भाग है, देन इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। क्लियर। यहाँ तक की बातें जो है आपका समझ में आ गया है। इसके बाद एक पॉइंट और समझ लीजिए कि प्रस्तावना जो है वो परिवर्तनीय है, संशोधनीय है या फिर नहीं है, यानी कि वेदर द प्रियम्बल इज कन्वर्टिबल, अमेंडेबल और नोट। तो प्रस्तावना में संशोधन देख लीजिए,
अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संबंधित विवाद है वो देख लीजिए। तो बोला जाता है कि ये प्रस्तावना में संशोधन, तो ये संशोधनीय है, फिर बोला जाता है संशोधनीय नहीं है। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस आया था 1973 में, उसमें बोला कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचे को आप चेंज नहीं करेंगे। बोला कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों को संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसको संशोधन करना संभव नहीं है। लेकिन बेरूबारी संघ जो केस था 1960 में आया, उसमें बोला कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। बोला कि ये संविधान का भाग नहीं है, देन इसमें आप संशोधन नहीं कीजिएगा। सिंपल सी बात है। 1960 वाले बेरूबारी संघवाद में बोला कि ये संविधान का भाग नहीं है, देन इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में बोला कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और आप इसमें आर्टिकल 368 के तहत चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों को आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आगे देख लीजिए। बताया जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो भाग आधारभूत ढांचे से संबंधित है। तो प्रस्तावना का वह भाग जो आधारभूत ढांचे से संबंधित होगा, उस भाग में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो आपका दिक्कत परेशानी वाला भाग नहीं है। क्लियर? आगे देख लीजिए। एक और जो है केस आता है प्रभुत्व संपन्न वर्ड को लेकर, यानी कि सोवरेन वर्ड को लेकर। इस वर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या परिभाषा देता है वो देख लीजिए। तो एक केस आता है आपका सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस आता है 1989 में। अब बोला जाता है कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है वो देख लीजिए। तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि राज्य के पास संविधान के द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता। तो एक आपका जो सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आया था, इस केस में 1989 में सुप्रीम कोर्ट ये अभी निर्धारित करता है, ये बात बोलता है कि प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है कि संविधान की राज्य के पास संविधान के द्वारा दिए गए जितना भी प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधों के भीतर ही सब कुछ करने की आज़ादी है। तो संविधान में जो जो चीज़ करने का उल्लेख किया गया है, जो भी प्रतिबंध लगाया गया है, उन प्रतिबंधों के भीतर रह के आप सब कुछ करने की आज़ादी है आपको। यही क्या है आपका प्रभुत्व संपन्न है। इसके बाद एक और वर्ड आता है आपका समाजवाद। समाजवाद के पीछे भी आपका केस गया था, और इसमें जो केस गया है वो आपका है मिन्नवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघवाद, जो कि 1960 में आया था। बेरूबारी संघवाद भी 1960 में आया था, और मिन्नवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघवाद 1960 में आया था। इसमें समाजवाद के बारे में बताया गया है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समाजवाद को इस प्रकार अब परिभाषित किया। देखिए, मिन्नवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ 1960 में समाजवाद के प्रति जो है, समाजवाद के लिए जो है वो केस लड़ाया गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो समाजवाद को परिभाषित करता है और बोलता है कि राष्ट्र संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के सिद्धांतों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। मीन्स मतलब कि एक तरफ आपका फंडामेंटल राइट्स और एक तरफ आपका डीपीएसपी, इन दोनों के माध्यम से सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड कराने का प्रयास किया गया है। यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय जो है वो प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपका राष्ट्र के द्वारा, यानी कि देश के द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा समाजवाद का अर्थ। तो समाजवाद को फुलफिल कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स और आपका डीपीएसपी, इन दोनों का प्रयोग करेगा राज्य, और इन दोनों के द्वारा जो है वो समाजवाद को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये किस में बोला है? तो आपका मिन्नवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघवाद में बोला है, जो कि 1960 में आया था। इसके बाद एक और केस आता है, उस केस का नाम रहता है एयर इंडिया निगम वर्सेस यूनाइटेड यूनियन में। तो एयर इंडिया निगम वर्सेस यूनाइटेड यूनियन, जो कि 1997 में ये केस आता है, और इसमें बोला गया है कि 1997 के इस मामले में कहा गया है कि संपत्ति संबंधों, कराधान यानी कि टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में परिवर्तन किया जाना संविधान के तहत एक समाजवादी राज की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने की अवधारणा है।
तो ये सभी में बोला गया है कि 1997 में ये जो केस आया था आपका एयर इंडिया निगम वर्सेस यूनाइटेड यूनियन का जो केस आया था 1997 में, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि संपत्ति संबंधों और जो आपका कराधान है टैक्सेशन, इसके अलावा जो आपका सार्वजनिक व्यय है, शिक्षा है, सामाजिक सेवा है, इन सभी में परिवर्तन किया जाना संविधान के तहत एक समाजवादी राज की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने की अवधारणा है। मतलब कि अगर आप किसी भी तरह का संपत्ति संबंधों में, कराधान में, सार्वजनिक व्यय में, शिक्षा में, सामाजिक सेवाओं में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब समाजवाद में आप परिवर्तन कर रहे हैं। क्लियर? ये एयर इंडिया वाले बात में कहा है। इसके अलावा एक वर्ड है और है आपका पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म। इसके लिए एक केस आया था, उस केस का नाम क्या है? उस केस का जो नाम है वो है SR बॉम्बे वर्सेस भारत संघवाद 1994 में। तो SR बॉम्बे वर्सेस भारत संघवाद 1994 में आया था। इसमें पंथ निरपेक्षता से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करने का प्रयास किया गया था और बोला गया था कि इस वाद में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने, मतलब 9 गो न्यायाधीश में बैठे हुए थे जो है वो आपका पंथ निरपेक्षता के शब्द को सॉल्व करने के लिए। तो इस वाद में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के मौलिक ढांचा के रूप में माना गया है और अर्थात पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि SR बॉम्बे वर्सेस भारत संघवाद 1994 में आया था और ये जो केस था वो आपका पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलर को लेके था कि सेक्युलर आपका संविधान का भाग है या फिर नहीं है, इसमें क्या चेंजिंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली बात, पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। फिर 1994 में जो आपका केस आया SR बॉम्बे वर्सेस भारत संघवाद में, इसमें बोला गया कि ये जो आपका पंथ निरपेक्ष है वो आपका संविधान का भाग है और भाग ही नहीं है बल्कि ये आपका मौलिक ढांचा का भाग है। देन इसमें आप किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और आप इसको कभी भी आजीवन इसको समाप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन दिया SR बॉम्बे वाले केस में पंथ निरपेक्षता को लेकर। इसके बाद आपका लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक जो शब्द है, इसके लिए भी एक केस आया था जो कि आपका क्या था, RC पोड्याल वर्सेस भारत संघवाद 1993 में। तो RC पोड्याल वर्सेस भारत संघवाद आया था 1993 में और इसमें लोकतांत्रिक शब्द को जो है वो डिफाइन करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट। और इसमें क्या बोला था वो देख लीजिए। तो इस मामले में कहा गया कि संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ लोगों की शक्तियाँ, इसका संबंध लोगों के द्वारा शक्ति के वास्तविक सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। सिंपल सी बात है कि ये जो आपका RC पोड्याल वर्सेस भारत संघ का जो वाद था 1993 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ है। तो संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक मतलब कि जो जनता है वो अपने शासक का चुनाव करेगी, और गणराज्य यानी कि गणतंत्र का मतलब कि हेड ऑफ दी जो स्टेट होंगे वो आपके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे। डायरेक्ट मतलब जनता चुनेगी, इनडायरेक्ट मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उनका चुनाव होगा। तो इस मामले में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का यहाँ पे डेफिनेशन देता है और बोलता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ ये है कि लोगों की शक्तियाँ, इसका संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है और यह सरकार के प्रशासन को चलाने में लोगों की भागीदारी को संदर्भित करता है। सिंपल सी बात है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि जो आपका कार्यपालिका का जो आपका वास्तविक जो है प्रधान, ये आपका इसका चुनाव होगा, जबकि कार्यपालिका का जो नाम मात्र का प्रधान है संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा, उसका जो है वो आप चुनाव कीजिएगा डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से। ये आपका संसदीय आपका शासन मतलब संसदीय आपका लोकतंत्र हो जाएगा। और संसदीय लोकतंत्र को अगर आपको समझना है तो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 क्लॉज 1 और आर्टिकल 74 क्लॉज 3 को भी 3 या 5 को भी एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपका एक और केस आया था जो कि है मोहनलाल त्रिपाठी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM का केस, जो कि 1992 में आया था। तो मोहनलाल त्रिपाठी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का केस 1992 में आया था और इस मामले में न्यायालय ने गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में कहा कि एक राजतंत्र के विपरीत इस मामले में क्या बोला, तो इस मामले में जो है वो आपका बोला सुप्रीम कोर्ट कि गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में बोला कि एक राजतंत्र के विपरीत यानी कि एक मोनार्की के अपोजिट लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी इकाई होती है जिसमें राज्य का प्रमुख
प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए क्या हो, उसका चुनाव किया जाए, उसका एक निश्चित कार्यकाल के लिए उसका निर्वाचन होता है। ठीक ना, ये आपका गणराज्य यानी कि रिपब्लिक के केस में बोला है सुप्रीम कोर्ट। तो रिपब्लिक के केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है मोहनलाल त्रिपाठी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के केस में 1992 में बोलता है कि जो आपका गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में बोलते हैं कि एक तरफ राजतंत्र को लीजिए और एक तरफ आप गणतंत्र को लिख दीजिए। कैसा गणतंत्र? वो आपका लोकतंत्रात्मक गणतंत्र लीजिए या फिर गणराज्य को लीजिए। तो बोला जाता है कि राजतंत्र में जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है वो आपका वंशानुगत होता है और उसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक वो चलते रहेगा। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट में एक तरफ आप लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कीजिएगा तो जिसमें आपका हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो आपके जो है वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए ही चुने जाते हैं और उनका चुनाव होके वो आते हैं। ठीक ना, ये हो गया आपका प्रस्तावना टॉपिक के बारे में। ये आपका गणराज्य भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखिएगा तो ये आपका जो प्रस्तावना वाला जो टॉपिक है ये इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो अभी तक देखिएगा तो हम लोग 2 टॉपिक आपका मेंस का कंप्लीट हो गया है। ठीक ना, 2 टॉपिक कौन कौन कंप्लीट हुआ है? पहला टॉपिक आपका केंद्र राज्य संबंध हुआ है और दूसरा टॉपिक आपका प्रस्तावना, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना ज़्यादा कुछ नहीं था, यहीं तक था। सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रस्तावना क्या है, फिर हम लोग जाने कि प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले फिर हम लोग देखिए प्रस्तावना यानी प्रेम्बल पूरा उसका शुरू से देखिए। हम भारत को यहाँ से स्टार्ट किए और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यहाँ तक का ये सीक्वेंस आपको पूरा याद होना चाहिए। और जब आप प्रस्तावना का आंसर लिखिएगा तो ये वाला वहाँ पर जरूर आपको लिखना ही है। इसके अलावा फिर हम लोग देखिए प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की बात किए, जिसमें हम लोग संविधान का स्रोत यानी कि हम भारत के लोग अर्थात जनता के बारे में देखे। संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात किए। उसके बाद संविधान का उद्देश्य क्या है? तो आपका न्याय है, स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र और एकता की अखंडता है और आपका बंधुत्व है। इन सभी की बात किए। इसके बाद प्रस्तावना में जो भी उल्लेखित शब्द थे जैसे कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है? प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन का अर्थ क्या है? समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर का अर्थ क्या है? लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या है? उसके बाद गणराज्य या फिर गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक का अर्थ क्या है? जस्टिस यानी कि न्याय का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का अर्थ क्या होता है? इक्वलिटी यानी कि समता का अर्थ क्या होता है? फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? उसके बाद डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की गरिमा, इसका अर्थ क्या होता है? उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद ये सभी हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग देखें द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना की उपयोगिता देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि जो आपका प्रस्तावना है इसमें आपका क्या चेंजिंग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो वेदर द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नोट, यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या फिर नहीं है, और है तो फिर कैसे है वो देखेंगे। फिर क्या प्रस्तावना में आपका संशोधन हो सकता है या फिर नहीं, यानी कि वेदर द प्रियम्बल इज कन्वर्टिबल, अमेंडमेंटेबल और नोट, यानी कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है या फिर संशोधनीय है या फिर नहीं है, इसके बारे में देखें। इस सभी की बात हम लोग किए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके बारे में देखें कि वहाँ पे आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। पहले आपका केवल एकता शब्द ही था, बाद में एकता और अखंडता दोनों को जोड़ दिया गया है। उसके बाद हम लोग जाने कि हमारी प्रस्तावना में जो आपका स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है, ये आदर्शों को जो है वो कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। और फ्रांस की क्रांति जो है वो आपका 1789 से लेकर 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन सभी तत्वों को 1917 की क्रांति जो कि रूस की क्रांति है वहाँ से लिया गया था। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो आपका प्रस्तावना का विचार है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का जो भाषा है वो आपका कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का जो भाषा है वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद हम लोग देखें कि आपका राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। पहला है नास्तिक राज्य, जहाँ पे राज्य जो है वो सभी धर्मों का विरोध करता है, उसको बोलते हैं नास्तिक राज्य। दूसरा है सैद्धांतिक राज्य, ये ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म होता है जैसे कि श्रीलंका का। इसके अलावा एक होता है आपका धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी कि एक ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और अर्थात जिसका कोई भी विशेष धर्म ना हो, एग्जाम्पल के लिए भारत। ये सभी आप समझ लीजिएगा।
तो इस तरह से देखिएगा तो आपका ये जो प्रस्तावना और टॉपिक है ये आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको इस टॉपिक में कभी भी जो है वो दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, वो देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए और क्या वर्तमान परिस्थिति में वह प्रतिरक्षणीय है या नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व है और भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को सुस्पष्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन लीजिए कि आमुख यानी कि आपका प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका संविधान के उन आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन का प्रतिरूप है जिसके आधार पर संविधान की रचना या संरचना की गई है, स्पष्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रमुख प्रतिबद्धताएं क्या है जैसा कि उद्देशिका में निबद्ध है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी जो है वो आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आपको कहीं भी जो है वो दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक था आपका संविधान में प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको आई होप प्रस्तावना शब्द में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा आपका प्रस्तावना टॉपिक और इस प्रस्तावना टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग कल के क्लास में जो है वो एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे और उस टॉपिक को फिर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।